first law, second law and third law. All the three laws are very very important. So number one, first law of motions. In first law of motions, it's very simple. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस में क्या होता है एक्चुअली कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज ये ऑब्जेक्ट सपोज करते हैं, तो ये अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो ये कंटिन्यू रेस्ट में ही रहेगा, और अगर ये ऑलरेडी मोशन में है तो ये कंटिन्यू मोशन में ही रहेगा जब तक हम इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. इट मींस कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप पोजीशन चेंज नहीं करता है. तो फर्स्ट लॉ में सिंपल सी बात है कि इफ एनी ऑब्जेक्ट is in rest, it will continue in rest, or it is in motions, it will continue motions unless an external force is applied on it. सिंपल सा ये स्टेटमेंट है इसका, ये आपको ध्यान रखना है ना. यानी जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते तब तक वो जिस पोजीशन में है, जिस सिचुएशन में है, वो उसी सिचुएशन में रहेगा. यानी वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, है ना. ये फर्स्ट लॉ हमारा बोलता है. तो इसके लिए जो है स्टेटमेंट ही हमारा, देयर इज नो डेरिवेशन इन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, कोई भी डेरिवेशन नहीं है. ठीक है, सिर्फ इसमें दो लाइन का स्टेटमेंट है. क्या स्टेटमेंट है कि व्हेन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, इफ द एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशंस इट विल कंटिन्यू इन मोशंस, और इट इज इन रेस्ट इट विल कंटिन्यू इन रेस्ट unless an external force is applied on it. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान रखना है, दिस मच ओनली. ये फर्स्ट लॉ में है. अब इस फर्स्ट लॉ को हमें कुछ एग्जांपल्स के थ्रू भी एक्सप्लेन करना है. तो एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कैसे करते हैं? आई होप स्टेटमेंट इज नॉट टू बिग एंड नॉट डिफिकल्ट, यू कैन रिमेंबर वेरी इजीली. से यस और नो स्टेटमेंट. यस सर. किसी को कोई प्रॉब्लम्स नहीं स्टेटमेंट में? हो जाएगा. मैं एक्चुअली यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ स्टेटमेंट को. ठीक है, यस सर. okay, let's understand some examples related with the first law of motions. तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या कहा कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक हम उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते. तो अब हमें फर्स्ट लॉ को एक और चीज ध्यान रखना है. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया. अब इनर्शिया क्या वर्ड होता है? अब यहां पे एक नया वर्ड आ गया, इनर्शिया. ओके, व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का जो उसको उसी पोजीशन में बनाए रखने के लिए सपोर्ट करता है. यानी इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ऑफ एन बॉडी, बाय वर्च्यू ऑफ विच it support the object in that state, or we can say it oppose the change of position. inertia एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट के चेंज ऑफ पोजीशन को अपोज करता है. इट मींस जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सपोज देखिए ये मार्कर पेन को ध्यान दीजिए, ये रेस्ट में है तो इसका इनर्शिया रेस्ट में सपोर्ट करेगा, और अगर ये मोशन में है तो इसका इनर्शिया मोशन में सपोर्ट करेगा. अब हम जैसे सपोज ये रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, रेस्ट वाले ऑब्जेक्ट को मोशन में लाने की कोशिश करते हैं तो हम इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. राइट, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, हमने कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, बिकॉज ऑफ दैट इट कम्स इनटू द मोशन. बट रेस्ट से मोशन में आने से पहले इसका इनर्शिया अपोज करेगा किसका? चेंज ऑफ स्टेट. तो चेंज ऑफ स्टेट इसमें क्या हो रहा है? तो मैंने क्या बोला, सपोज मानिए एक ऑब्जेक्ट है, ये देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये रेस्ट में है अभी. ओके, नाउ इट इज इन रेस्ट. ओके ना, ये ऑब्जेक्ट रेस्ट कंडीशन में है. अब हम इसमें एक फोर्स लगाते हैं F. हमने इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया F. ओके, तो अब ये फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट क्या होगा? रेस्ट से मोशन में आने की कोशिश करेगा. किस में आने की कोशिश करेगा? रेस्ट टू मोशन में. ये ऑब्जेक्ट के ऊपर जैसे ही हम F फोर्स लगाएंगे तो ये मोशन में आने की कोशिश करेगा. तो इस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया
इसको रेस्ट में रहने के लिए सपोर्ट करेगा, यानी मोशन में आने का अपोज करेगा। तो इनर्शिया एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो ऑब्जेक्ट का चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज ऑफ स्टेट। समझ में आ गया इनर्शिया क्या होता है? से यस और नो? Yes, sir. ओके, है ना। वन मोर एग्जांपल, तो ध्यान रखना कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोज द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। समझ गए? तो ये चेंज ऑफ स्टेट को अपोज करता है। तो ये रेस्ट में था, तो जैसे हमने फोर्स लगाया तो ये मोशन में आने की कोशिश करेगा, तो इसका इनर्शिया इसको रेस्ट में रहने के लिए सपोर्ट करेगा, इसलिए हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। तो एक चीज आपने ध्यान दिया होगा कि जब हम किसी चीज को पुश या पुल करते हैं तो हम अगर शुरू में थोड़ा सा कम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज नहीं होती, लेकिन हम थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाते हैं तब जाके कहीं चेंज होती है। तो ज्यादा फोर्स लगाने का मतलब है कि जब आपका फोर्स का वैल्यू उसके इनर्शिया से ज्यादा होता है ना, व्हेन द applied force is greater than the inertia of an object, then object comes to in the motions, or we can say rest to motion or motion to rest। ठीक है, तो एक ये हो गया इनर्शिया को लेके। क्लियर? डाउट तो नहीं है इनर्शिया को लेके? No, sir. No, sir. ओके, ठीक है। मैं बाद में ना इनका डेफिनेशन अगर तुम बोलोगे ना तो मैं इनके नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, जैसे आपको पर्टिकुलर डेफिनेशन चाहिए तो मैं पर्टिकुलर डेफिनेशन भी प्रोवाइड कर दूंगा। अदरवाइज मैं टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप लोग अपने से डेफिनेशन लिख सकते हो तो इट इज मच बेटर। तो मेरे को बता देना अगर किसी को प्रॉब्लम्स होती है तो वो मैं उसको नोट्स प्रोवाइड करवा दिया करूंगा। ठीक है, अब एक मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स ध्यान देना। मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल्स रिलेटेड विद लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। सो सपोज आपने एक सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हम जैसे बस वगैरह है, कोई भी चीज होता है ना, सडनली एक्चुअली बस में ही ज्यादा हम ये चीज को एक्सपीरियंस करते हैं कि जब बस खड़ी होती है ना, बस रेस्ट में है, और जब हम उसमें जाके चढ़ जाते हैं तो सडनली बस चलना शुरू करती है तो हम पीछे की ओर झुक जाते हैं, पीछे होकर गिर जाते हैं कि नहीं गिर जाते? ये किस किसने एक्सपीरियंस किया है? ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीवन। एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए, है ना, ज्यादातर लोगों ने ये चीज एक्सपीरियंस की है कि जब बस खड़ी है और जब हम उस बस में बैठते हैं और बस चलना शुरू करती है तो हम पीछे की वजह से झुक जाते हैं, है ना। और अगर मान लो बस ऑलरेडी मोशन में है, बस ऑलरेडी चल रही है और हम उसमें खड़े हैं या बैठे हैं, लेकिन बस सडनली रुक जाए तो हम आगे की ओर झुक जाते हैं। ये होता है कि नहीं होता है? हाँ, तो ये इसलिए होता है कि रीजन ध्यान देना, इसको ध्यान से समझना। ये देखिए, सपोज मान लो ये हमारा क्या है, एक ग्राउंड है, ठीक है, और ये आप जो है बस में, यानी आप ये बस भी बोल सकते हो, ये बस को भी बोल सकते हैं आप इसको, है ना। तो चलिए हम इसको बस ही बना देते हैं। चलिए ये जो है हमारा ये बस हो गया, ठीक है। अब बस में ये इंसान कोई भी है, अब इसको कोई भी इंसान है, ये पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है। तो ये बस के अंदर कोई भी इंसान खड़ा है, बस ऑलरेडी मोशन में है, बस ऑलरेडी मोशन में, ये चल रही है ऑलरेडी, लेकिन सडनली इसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया ड्राइवर ने बस रोकने के लिए, है ना। तो देखो, जब बस ऑलरेडी मोशन में है तो बस में ये बैठा हुआ पर्सन भी मोशन में होगा, है ना। When the person is sitting inside the bus, है ना, and bus is in motion, then person is also in motion, है ना, with the bus। तो बस के साथ में ये पर्सन भी मोशन में होगा, है ना। Yes or no? Yes, sir. तो अब क्या होता है कि अब क्या होता है, ये जो पर्सन है, ये जो पर्सन है, ये बस में बैठा है या खड़ा है, जो भी है, तो इसके ये फुट है, दीज आर द फुट ऑफ द पर्सन, है ना, ये इसके पैर हैं। तो इसके पैर का कांटेक्ट जो है वो बस से होता है डायरेक्ट। तो ये मोशन में है इनिशियली, लेकिन जैसे ही बस रुकेगी, बस रुकेगी तो बस के साथ साथ में उसके जो पैर हैं जो बस से कांटेक्ट में है वो भी रुकेंगे, है ना।
जैसे बस रुकेगी तो वो भी रुक जाएगा, लेकिन उसकी जो अपर बॉडी है, दिस इज कॉल्ड अपर बॉडी एंड दिस इज कॉल्ड लोअर बॉडी। अंडरस्टूड? हमने क्या किया, ह्यूमन बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, कमर के ऊपर का हिस्सा अपर बॉडी और कमर के नीचे का हिस्सा लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी का जो पोर्शन है वो बस से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है, अपर बॉडी जो है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो क्या होता है कि बस ऑलरेडी मोशन में थी, तो अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी इज ऑलरेडी इन मोशन, बट bus suddenly stopped, then lower portion of a person is stopped with the bus, but upper portion is continue in motion because of their inertia। यानी कि जब बस पहले चल रही थी तो होल पर्सन मोशन में था, बस जैसे रुकी तो उसके बस के साथ में ये यहाँ पे रुक जाएगा, यानी कि ऐसे बस चल रही थी ऐसे करके, जैसे ये रुकी तो ये पोर्शन रुक गया और ये पोर्शन मोशन में ऐसे करके हो जाता है। इस क्यों? क्योंकि अपर पोर्शन जो है वो मोशन में रहता है, तो इसकी इनर्शिया की वजह से ये थोड़ा सा ऐसे आगे चला जाता है और नीचे का पोर्शन बस के कांटेक्ट में रहता है, तो वो यहीं पे स्टॉप हो जाता है और अपर पोर्शन आगे चला जाता है। तो इस वजह से चलती हुई बस में अगर कोई पर्सन खड़ा है या बैठा है, बस अचानक से रुक जाए तो वो आगे की ओर जर्क फील करता है, आगे की ओर वो गिर जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. है ना? इसका एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना इस चीज को। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो फिनिश हो जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, और इनर्शिया का डेफिनेशन भी समझे, ठीक है। इनर्शिया के बाद फिर हमने एक एग्जांपल्स, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप कई सारे एग्जांपल्स को गिव दे सकते हो। अगर उसमें आता है कि एक्सप्लेन द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन विद द एग्जांपल्स, तो आपको पहले स्टेटमेंट लिखना है, फिर आपको उसको एक एग्जांपल देना है ना। तो देयर आर द मेनी एग्जांपल्स टू सपोर्ट द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस। ओके, क्लियर हो गया? Yes, sir. अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बाद अब हम जाएंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ। तो बिफोर डिस्कसिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशंस, one important things that one we have to discuss, that is called मोमेंटम। क्या डिस्कस करना है हमको? मोमेंटम। Momentum. ठीक है, Momentum. तो मोमेंटम डिस्कस करना है। तो मोमेंटम क्या होता है? इट्स वेरी इजी। देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का अपना एक मास होगा, है ना। ऑब्जेक्ट है तो उसका कोई मास तो होगा ही होगा, है ना। और ये अगर मान के चलो किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है, तो सपोज मान लो ये मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, है ना। एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m एंड इट इज मूविंग विद द वेलोसिटी v, ठीक है। तो m मास का ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसका मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम आपने एक चीज देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि जैसे कई सारी चीजें हैं, जैसे एथलीट होते हैं, अभी एक्चुअली ओलंपिक गेम्स चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे आपने देखा होगा जो एथलीट होते हैं, जो रेस पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, 100 मीटर 200 मीटर, तो उसमें जब वो रन करते हैं तो फाइनल लाइन क्रॉस करने के बावजूद भी वो रनिंग करते रहते हैं, सडनली स्टॉप नहीं होते हैं। होते हैं क्या सडनली स्टॉप? नहीं होते ना, No, sir. है ना। तो क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनका क्या होता है, मोमेंटम बन चुका होता है एक ऑलरेडी। जब वो पहले से रनिंग करते हैं तो उसकी वजह से, यानी रनिंग का मतलब उनका अपना एक मास होगा और एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से वो रनिंग भी कर रहे हैं, तो उसकी वजह से उनका एक मोमेंटम बन जाता है। तो उस मोमेंटम की वजह से वो सडनली स्टॉप नहीं हो पाते, उन्हें कुछ और दूर तक रनिंग करना पड़ता है, फिर वो धीरे धीरे मोमेंटम कम होता है, तब वो जाकर रुक पाते हैं। अगर एकदम से रुकेंगे तो उस मोमेंटम की वजह से वो इस तरीके से उलट पुलट हो सकते हैं और उनको इंजरी भी हो सकती है ना। ये चीज ठीक है, क्लियर हुआ? तो मोमेंटम क्या होता है? सिंपल सी बात है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम इज इक्वल टू mass of an object into velocity. This is the formula and this is the definition of momentum. It is very easy. Momentum is the product of mass and velocity of the object. It's very easy definition. Yes, sir. ठीक है, तो अब momentum, see you can see here it's very important notations.
momentum is denoted by small p, momentum is denoted by small p, and mass denoted by small m, velocity denoted by small v. So p is equal to mv. This is the formula to calculate the momentum of an object. किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम कैलकुलेट करना है, सो दिस इज द फॉर्मूला. ठीक है, तो अब आपको यहां पे स्मॉल p है, दिस इज द स्मॉल p. अब बाय डिफॉल्ट आपने इसको कैपिटल P बना दिया बाय डिफॉल्ट. तो कैपिटल P इज द प्रेशर. कैपिटल P क्या होता है? प्रेशर को रिप्रेजेंट करते हैं. ध्यान रखना इतना, प्रेशर, पावर, ये जो है कैपिटल P स्मॉल p. नोटेशन बहुत अंतर होता है, नोटेशन में काफी डिफरेंसेस होते हैं. स्मॉल लेटर है तो स्मॉल लेटर लेना, कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर लेना, ये बहुत काम आएगा आपके. सो मोमेंटम इज डिनोटेड बाय P, मास डिनोटेड बाय M, वेलोसिटी डिनोटेड बाय V. सो P इज इक्वल टू mv. ये इसका क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया. अब इसका SI यूनिट क्या होगा? केजी मीटर पर सेकंड. SI यूनिट मीटर का क्या होगा? जिसका मास का क्या होगा? मास है ना m, तो मास का क्या होगा? केजी. किलोग्राम. केजी. एंड वेलोसिटी का क्या होगा? मीटर पर सेकंड. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड. तो दिस इज द SI यूनिट ऑफ मोमेंटम. व्हाट? किलोग्राम मीटर पर सेकंड. SI यूनिट ऑफ momentum is kilogram meter per second. And one more important things, momentum is the vector quantity. vector quantity का मतलब ये होता है कि ये डायरेक्शन से इसका फर्क पड़ता है. it is a vector quantity. ओके, तो momentum is the vector quantity. तो इतना ध्यान रखना आप, ठीक है, नोट कर लो इसको. नोट डाउन फास्ट, नोट डाउन. व्हाट हैपन? सर वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? हाँ, वेक्टर क्वांटिटी हम इस बताएंगे अभी. ये नोट कर लो, फिर मैं वेक्टर के और स्केलर के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, बहुत सारी चीजें थी, तो आपको वेक्टर और स्केलर वर्ड कई बार आया है. तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस का जो स्टेटमेंट है वो बहुत इजी है. स्टेटमेंट ये है कि चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट. चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है कि जब इनिशियली कोई भी ऑब्जेक्ट, इसका m मास है ना, तो m मास है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियली शुरुआत में u वेलोसिटी से वो मूव कर रहे हैं ना. व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इनिशियली मूविंग विथ वेलोसिटी u, सडनली वी अप्लाइड ए फोर्स F ऑन इट, है ना. शुरुआत में ये ऑब्जेक्ट जो है वो u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर हमने इसमें F फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाने से इसका जो स्पीड है वो हो जाएगी चेंज. अब इसकी स्पीड कितनी हो जा रही है? v. कितनी हो जा रही है? v. यानी क्या हुआ कि शुरुआत में एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा था, हमने उसमें F फोर्स लगाया, तो उसकी वेलोसिटी चेंज होके हो गई v. मास तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ वेलोसिटी चेंज होगी, है ना. तो अब वेलोसिटी चेंज हो गई, तो दिस इज द इनिशियल कंडीशन एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन. तो इनिशियल कंडीशन का मतलब इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल का मतलब फाइनल मोमेंटम होगा. तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mv. इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? mu, है ना. तो ये क्या हो रहा है? F फोर्स लगाने से उसका मोमेंटम चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इनिशियल मोमेंटम से फाइनल मोमेंटम. अब ये अलग बात है कि मोमेंटम हमारा इंक्रीज भी हो सकता है, मोमेंटम डिक्रीज भी हो सकता है ना, लेकिन मोमेंटम चेंज हो रहा है. ऑन एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इट्स मोमेंटम इज चेंज. इज इट क्लियर? से यस और नो? यस सर. तो अब ये जो मोमेंटम चेंज हो रहा है ये किस वजह से हुआ है? फोर्स के लगाने से. मोमेंटम जो चेंज हो रहा है, इसकी वेलोसिटी u से v हो गई,
क्यों हो गई, किसकी वजह से, फोर्स लगाने से। तो अब ये जो फोर्स अप्लाई की इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो यानी कि चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ कि इन द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना, इफ चेंज इन द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स, यानी कि ये जो हमारे पास जो जिस रेट से जिस स्पीड से चेंज होगा, है ना, तो वो हमारा किससे डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा, फोर्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसके स्टेटमेंट पे क्या लिखोगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, है ना, ये हमारे पास सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of an object is directly proportional to the applied force, है ना, so है ना, Newton's second law, first we have to understand its statement. So it states that the rate of change of momentum, the rate of change of momentum is directly proportional to the applied external force. So this is the statement of Newton's second law, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम अगर बाहर से कोई फोर्स लगाते हैं तो उसके मोमेंटम में चेंज होगा, तो वो जो मोमेंटम चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फोर्स से। फोर्स हम कम लगाएंगे तो मोमेंटम उसी के हिसाब से चेंज होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फोर्स हमने ज्यादा लगाया तो ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स कम लगाया तो कम मोमेंटम चेंज होगा। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, डायग्राम में एक्सप्लेन करता हूं। ये हमारा स्टेटमेंट हो गया न्यूटन सेकंड लॉ का, ये 2 लाइन का स्टेटमेंट है। अब हम इसी हेल्प से मैथमेटिकल डेरिवेशंस, यानी कि मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। क्या करेंगे हम, मैथमेटिकल डेरिवेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, जिसमें हम फोर्स के लिए फॉर्मूला को ड्राइव करेंगे। तो इसके बाद में मैथमेटिकल डेरिवेशंस और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं, है ना, मैथमेटिकल डेरिवेशंस ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, ये रहेगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या है, ये ध्यान देना, ये पूरा एक साथ ही आता है। कभी भी अगर एग्जाम में आएगा तो डिफाइन या स्टेट द न्यूटन सेकंड लॉ एंड ड्राइव द फॉर्मूला फॉर द फोर्स, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। तो आपको फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो ये अब यहां से स्टार्ट होगा, फोर्स के लिए फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ओके, तो अब इसके लिए एक्चुअली क्या होता है कि एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, ओके, ऑब्जेक्ट है, इसका मास है m, इसमें ये इनिशियली u वेलोसिटी से मूव कर रहा था। स्टार्टिंग में m मास का ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है इनिशियली। जैसे ही हम इसमें फोर्स F लगा देते हैं, हमने फोर्स F लगाया तो इसकी वेलोसिटी चेंज होके क्या हो जाएगी, इसकी वेलोसिटी बन जाएगी v, है ना, और u से v वेलोसिटी बनने में उसको जो टाइम लग रहा है t, जो वेलोसिटी u से बढ़ रही है t टाइम में, तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो एक्सेलरेशन भी आता है। इस समय ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन होगा वो होगा a, दिस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं कि शुरुआत में m मास का एक ऑब्जेक्ट u वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर हम उसमें F फोर्स अप्लाई करते हैं। F फोर्स अप्लाई करने से उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है v तक।
और u से v तक चेंज होने में जो टाइम लग रहा है वो है t. ओके, एंड हियर यू कैन सी u to v velocity is changes. If the velocity is changes means acceleration will be there. So acceleration is a. This is uniform acceleration of this body. ओके, अब इसी चीज को हमें वर्ड में लिखना है. क्या लिखना है वर्ड में? When the m mass object is moving with the initial velocity, है ना? तो इसी को वर्ड में लिखना है, फिर उसके बाद ड्राइव करना है. तो यहां पे लिखेंगे when the mass m mass object, है ना, mass of object m is moving with initial velocity u. ओके, u वेलोसिटी से मूव करेगा. फिर on application of force F, its velocity changes up to v in time t. Okay, and object moves with the uniform acceleration, moves with the uniform acceleration a. So ये हमने इस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया है वर्ड्स में. ये हमारे लिए जरूरी है. इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे, तो आप इसको नोट कर लो पहले, फिर हम इसे इरेज करके आगे का पार्ट करेंगे. सो प्लीज नोट डाउन फास्ट. कर लिए. कंप्लीटेड? नोट कर लिया एवरीबॉडी? नो सर, राइटिंग. डू फास्ट बेटा. Writing. Then I will erase it and I will next part I will solve. Okay. Noted. Sir, completed. Okay. Wait a moment. Sir, done. Okay. I think everybody is over. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So now see क्या हुआ. अब हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, देखो यहाँ पे शुरुआत में ये इनिशियल पार्ट है ना, ये वाला इनिशियल पार्ट है और ये फाइनल है. तो इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? इनिशियल मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं. तो इनिशियल मोमेंटम हमने P1 ले लिया. मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. तो शुरुआत में इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या है? u और मास क्या है? m. तो ये P1 इज इक्वल टू हो जाएगा mu. ओके, देन फाइनल मोमेंटम हमने P2 ले लिया, है ना, यानी कि इस पे हमें F फोर्स लगाया तो इसका वेलोसिटी चेंज हो गया.
वेलोसिटी चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा, बट मास तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट का मास तो सेम रहेगा, सिर्फ वेलोसिटी चेंज हो रहा है। तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा एम वी, यानी कि उसका इनिशियल मोमेंटम एम यू, फाइनल मोमेंटम एम वी। ठीक है, अब हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम का मतलब कभी भी जब हम चेंजेस निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा P2 माइनस P1, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। इस तरीके से हम चेंजेस निकालते हैं। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, तो P2, वैल्यू ऑफ P2 इज mv and value of P1 is mu. Here you can see m is a common, so take it out, then v minus u is left. Okay, understood up to here? After that, according to Newton's second law, what is the statement of second law? Rate of change of momentum is directly proportional to the applied force. Okay ना? Rate of change of momentum, तो यहां पे हो जाएगा applied force directly proportional to rate of change of momentum। ये हमारा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमारा ये लाइन आ जाएगा। तो अप्लाइड फोर्स इज एफ, अप्लाइड फोर्स को हमने एफ लिया था, है ना, डायग्राम में देखो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। रेट ऑफ चेंज ऑफ का मतलब होता है दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ये क्या है, हमारा चेंज इन मोमेंटम है। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब अपॉन टाइम आ जाएगा इसमें। जब भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो टाइम जरूर होता है। तो हियर I found only change in momentum. So P2 minus P1 is the change in momentum. But rate of change of momentum इसमें upon में T आ जाएगा. That is M V minus U upon T. तो इसको बोलेंगे rate of change of momentum. और सिर्फ न्यूमरेटर पार्ट को बोलेंगे change in momentum. तो ये ध्यान देना, ये थोड़ा कंफ्यूजन वर्ड है इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं इधर इसको इरेज कर रहा हूँ। जब आप ध्यान दो, एक देखो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पे, जब भी हम कभी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है ना। उससे पहले एक स्टेप और लिख देते हैं, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल M। अब एक ध्यान देना इधर सब लोग, ये जो है ये तरह वैल्यू, ये देखो V माइनस यू अपॉन टी, V माइनस यू अपॉन टी, अगर आपको याद हो किसी को, तो ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है। हमारा चैप्टर 1 में, प्रीवियस चैप्टर में, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू वेलोसिटी माइनस वेलोसिटी अपॉन टाइम u अपॉन t। तो ये क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t, यानी इसकी जगह पे आप a पुट कर देंगे। तो ये जो पूरा है इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, a। तो ये हमने a पुट कर दिया, किसकी जगह पे, ये। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो व्हाट इज ए, ए इज द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। तो इसकी जगह पे हमने ए पुट कर दिया, क्योंकि v माइनस यू अपॉन टी, और यही हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है। तो इसकी जगह पे हमने ए, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma हो जाएगा। अब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करेंगे। When we remove the proportionality sign, one constant is coming. So F proportionality sign को हटा दिया, इसकी वजह से एक कांस्टेंट आ जाएगा K और ma। Where what is K? K is the proportionality constant. Okay? Here K is the proportionality कांस्टेंट। ठीक है, तो K तो एक कांस्टेंट है, तो हम K का वैल्यू ले लेंगे, टेक K इज इक्वल टू 1। K का वैल्यू हमने 1 ले लिया, तो K का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू ma, दैट इज ma। तो F इज इक्वल टू ma हमारे पास
ये आ गया फॉर्मूला। तो इसको बोलते हैं फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोर्स। तो न्यूटन सेकंड लॉ के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से, मैथमेटिकल डेरिवेशन की हेल्प से F इज इक्वल टू एम ए हमने फाइंड आउट कर लिया। तो F इज इक्वल टू एम ए, m is the mass, a is the acceleration of an object. Yes, what happened? Sir, Say once again. Your voice is not coming, so please say once again. Sir, F is equal to KMA. Why we write that? हाँ, F is equal to KMA. Because now I told now here is proportionality sign is there. तो जब भी आप प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा हमेशा। ये फिजिक्स में या मैथमेटिक्स में आप आगे भी फॉलो करेंगे इसको। तो अभी क्या है, स्टार्टिंग है, इसीलिए हमको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। हियर इज प्रोपोर्शनलिटी साइन, सो नाउ आई एम रिमूविंग दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, बिकॉज ऑफ दैट इस कांस्टेंट इज कमिंग। तो k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, हियर k इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा तो हमारा F इज इक्वल टू एम ए आ जाएगा। तो F इज इक्वल टू एम ए इज द फाइनल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द फोर्स। इसकी हेल्प से हम किसी भी फोर्स को निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू एम ए, है ना। और फोर्स का एसआई यूनिट तो आपको पता ही होगा, क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, है ना। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, राइट। तो इस तरीके से यहां तक हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बट मैं आपको एक या दो ही एग्जांपल दूंगा, वर्बली एक्सप्लेन करूंगा, मैं इसको लिखूंगा नहीं, सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं मैं। ओके, तो न्यूटन सेकंड लॉ में इसमें क्या हो रहा है, आपने अगर स्टेटमेंट पे ध्यान दिया होगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, एक्चुअली इसमें क्या हो रहा है, मोमेंटम चेंज होता है ना। अब एक और चीज ध्यान देना, कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम अगर ज्यादा होगा, ज्यादा मोमेंटम होगा तो वो ज्यादा देर तक मूव कर सकता है, और अगर मोमेंटम कम होगा तो वो कम देर तक मोमेंटम मूव करेगा, है ना। तो इसका सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट जो एप्लीकेशन या एग्जांपल्स है वो ये है कि आप सब लोग क्रिकेट तो खेलते ही होंगे, आई थिंक सब लोग क्रिकेट खेलते होंगे या फिर जानते होंगे क्रिकेट के बारे में, इवन गर्ल्स और बॉयज ऑल्सो। ओके, तो जब हम क्रिकेट खेलते हैं, यानी कि जब बॉल आता है तो हम इस तरीके से कैच करते हैं कि नहीं करते हैं, ऐसे करके। तो जब भी बॉल हम करते हैं तो हाथ जो है वो इस तरीके से आता है कि नहीं होता है? कहीं पे भी अगर हम इस तरीके से कैच कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे कैच कर रहे हैं तो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे किया तो ऐसे हो जाएगा। क्यों हम ऐसा करते हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है, इसके पीछे का क्या फिजिक्स है। तो जब बॉल आता है, बॉल बहुत प्रेशर में आ रहा है, मतलब बॉल उसके साथ में आ रहा है, बहुत स्पीड में आ रहा है, तो उस समय उसका मोमेंटम जो भी होगा वो बहुत स्पीड में आ रहा है, फोर्स के साथ में आ रहा है। तो अगर सपोज मान लीजिए ये जो बॉल है, ये बॉल इस तरीके से इस डायरेक्शन में आ रहा है ना, बहुत स्पीड में आ रहा है ये। तो जब हम इसको कैच करेंगे तो अगर हमने अपने यहाँ पे, ये हमारे मान लो हैंड हो गए, है ना, ये हमारे हैंड हो गए सपोज मान लो, तो अगर हम इसको कैच करते हैं और हमने हमारे हाथ ऐसे ही रहे तो बॉल आएगा हमारे हाथ में, क्या हो सकता है, उस बॉल के फोर्स की वजह से, उस बॉल के मोमेंटम की वजह से हमारे हाथ में चोट लग सकती है, इंजरी हो सकती है हमारे हाथ में। क्यों, क्योंकि बॉल सीधा आएगा, हमने हाथ को ऐसे नहीं किया, हमने सिर्फ ऐसे ही रखा, तो बॉल आएगा सीधा आएगा, इतना फोर्स के साथ में उसका इंपैक्ट कितना होगा, उससे हमारी इंजरी होने का डर होता है। तो इसीलिए क्रिकेट प्लेयर जब कैच करते हैं तो इस तरीके से हाथ को वो नीचे खींचते हैं। क्यों, क्योंकि ऐसे जैसे करेंगे तो वो मोमेंटम को रिड्यूस करने के लिए, ताकि उनके हाथ में इंजरी ना हो। तो ये जो इंपैक्ट होता है, जो मोमेंटम होता है, क्योंकि एकदम डायरेक्ट किसी चीज को हिट करेगा तो वहां पे वो इंजरी होने का चांस हो जाता है। तो इसलिए, है ना, टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ इंजरी, क्रिकेट प्लेयर मूव देयर हैंड बैकवर्ड व्हाइल कैचिंग द बॉल। अंडरस्टूड और नॉट? Yes, sir. Understood. ओके, एंड वन मोर एग्जांपल्स। आजकल ये आप लोग तो खैर इसका एक्सपीरियंस नहीं होगा, लॉन्ग जंप और हाई जंप।
कितने लोग का एक्सपीरियंस है किसी को लॉन्ग जंप और हाई जंप का? यस सर, यस हाँ, सर। क्योंकि ये एक्चुअली ये लॉन्ग जंप और हाई जंप जो है ये विलेज एरिया में बहुत ज्यादा होता है। तो जब मैं अपना स्कूलिंग लाइफ में था, गांव में रहता था, तो उस समय लॉन्ग जंप और हाई जंप बहुत ज्यादा हमारा फेवरेट स्पोर्ट्स होता था। यानी कि एवरीडे हम लोग लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए जाते थे। तो लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपने एक चीज देखा होगा, ध्यान दिया होगा कि एक रनिंग करने के बाद, यानी कि हम सपोज मान के चलिए यहां से रनिंग कर रहे हैं और इस पॉइंट से हमें जंप करना है, सपोज, है ना, यहां से हमें जंप करना है। तो जंप करने के बाद ये जो एरिया होता है, ये जो फील्ड होता है, उसको हम कल्टीवेट कर देते हैं। कल्टीवेट करते हैं नहीं करते हैं? यस सर। है ना? तो इसको क्यों कल्टीवेट करते हैं? या तो कई जगह कल्टीवेट कर देते हैं, या फिर कई जगह पे सैंड डाल देते हैं, सैंड ऊपर से रेत का एक लेयर बिछा देते हैं, कई जगह पे ऐसा कर देते हैं। या फिर कई जगह पे फॉर्म जो होता है ना, मैट आपने जैसे अभी ओलंपिक खत्म हुआ है, तो ओलंपिक में आप लोगों ने देखा होगा कि जो लॉन्ग जंप और हाई जंप इवेंट हो रहे थे ना, तो प्लेयर्स जंप करने के बाद मैट पे गिरते हैं। लॉन्ग जंप, स्पेशली लॉन्ग जंप में, हाई जंप में लॉन्ग, आई एम वेरी सॉरी, हाई जंप में तो मैट यूज नहीं करते, लॉन्ग जंप में मैट करते हैं ओलंपिक्स में, है ना? तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो ऑब्जेक्ट, वो जब पर्सन या स्पोर्ट्समैन जब वो जंप करता है, जब वो लैंडिंग करेगा, यानी कि यहां से उसने जंप किया, है ना, ये जंपिंग एरिया है, तो यहां से वो जंप करेगा, तो यहां से जंप करके वो यहां पे लैंड करेगा। मान लो अगर यहाँ पे हार्ड सरफेस हुआ तो क्या होगा, उसका मोमेंटम कितना होगा? जब वो जंप करेगा तो उसका कुछ तो मोमेंटम होगा ना, क्योंकि उसका अपना कुछ मास है, वो कुछ वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो इसके हिसाब से कुछ तो मोमेंटम होगा उसका। तो जो मोमेंटम होगा, अगर यहाँ पे हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस लैंडिंग के समय पे हार्ड सरफेस है, तो वो जो एथलीट है वो इंजरी हो जाएगा, उसका पैर में चोट लग जाएगी। इसीलिए ये जो एरिया है पूरा इसको कल्टीवेट करके रखते हैं, है ना, सॉइल जो होती है उसको सॉफ्ट बना के रखते हैं, या सैंड डाल देते हैं। क्यों? ताकि वो जंप करे तो यहाँ पे सॉफ्ट एरिया में उसको मोमेंटम को रिड्यूस किया जा सके और उसको इंजरी ना हो। इसीलिए इस पोर्शन मिट्टी को खोद कल्टीवेट करके सॉफ्ट बना ताकि एथलीट को इंजरी ना हो। तो ये मोमेंटम जब शिफ्ट होता है, तो मोमेंटम क्या होता है, एकदम सरफेस इंपैक्ट कर, तो उसकी वजह से इंजरी हो जाती है ना? तो वो अवॉइड करने यहाँ पे ये एरिया कल्टीवेट करके है, सॉफ्ट लैंड को कहते हैं। आई होप दिस एग्जांपल्स यू अंडरस्टूड, है ना? यस सर। आप अपनी तरफ से एग्जांपल्स दे सकते हैं। सो आफ्टर दिस वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रिलेटेड टू न्यूटन्स। अच्छा, न्यूमेरिकल डिस्कस कर या फिर न्यूटन लॉ को भी डिस्कस कर लें? वन थिंग डिस्कस कर लें। यस सर। ओके, तो फिर थर्ड डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड डिस्कस करने से पहले एक और फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है इंपल्स, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इंपल्स क्या होता है? अभी देखा था कि सेकंड में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो यहाँ पे जो इंपल्स है, इंपल्स का क्या होता है, यानी कि ऐसा कह सकते हैं इंपैक्ट। इंपल्स मतलब एक तरह से बोलते हैं इंपैक्ट, किसी फोर्स का कितना इंपैक्ट, दैट इज कॉल्ड इंपल्स, है ना? इंपल्स मींस वी से इंपैक्ट ऑफ फोर्स, किसी फोर्स का कितना इंपैक्ट हो रहा है तो हम इंपल्स कहते हैं। अगर ज्यादा इंपैक्ट हो रहा है तो इंपल्स ज्यादा है, अगर इंपल्स हो रहा है तो इंपैक्ट है तो इंपल्स कम है, ऐसा बोल सकते हैं। सिंपली डेफिनेशन ये है कि इट इज दैट इंपैक्ट ऑफ ए फोर्स, इट इज दैट इम्पैक्ट ऑफ फोर्स। सिंपल, यानी कि इम्पैक्ट कितना है, तो यानी कि इंपल्स दैट इज, और एक और चीज है, इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई, इट इज डिनोटेड
डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इम्पल्स को हम कैपिटल आई से डिनोट करते हैं, है ना। ये हमारा तो इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम। इम्पल्स हो जाएगा फोर्स इनटू टाइम, इनटू आई से करेंगे उसको और टाइम को टी से, तो आई इज इक्वल टू एफ। ये हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू एफ टी। अब इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, यूनिट फोर्स का यूनिट है न्यूटन, टाइम का सेकंड, तो न्यूटन सेकंड। दिस इज एसआई यूनिट इम्पल्स, न्यूटन सेकंड इज एसआई यूनिट। ओके, तो ये इम्पल्स है। और अगर इसमें डिटेल फॉर्मूला और चाहे आपको ध्यान हो, ये एफ एफ फॉर्मूला तो अभी हम लिखे थे, है ना। अभी पिछले सेकंड एफ की जगह क्या था वहां पे से था हमारा m माइनस u अपॉन t था ना एफ का फॉर्मूला, और ये वाला t इधर आ जाएगा, t से t कट जाएगा, तो इम्पल्स i इक्वल टू m v प्लस u। अगर मान लो किसी क्वेश्चन में तो फोर्स और टाइम नहीं आए, मास और इनिशियल फाइनल वेलोसिटी दी, तो भी हम इम्पल्स पा सकते हैं। तो बेसिकली क्या हो गया, अगर मैं इसकी बात करूं तो mv माइनस mu, ये हो गया m माइनस mu। तो बेसिकली चेंज इन मोमेंटम, तो एक तरह से जो इम्पल्स है वो हमारा चेंज इन मूवमेंट भी है, चेंज इन मोमेंटम। इसीलिए वो जो हमने एग्जांपल्स आपको दिए थे उसमें मोमेंटम कहीं ना कहीं आता है। फर्स्ट तो मतलब इफेक्ट हो गया, इफेक्ट हो गया, तो मोमेंटम जितना चेंज होगा, ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, हमारा इम्पैक्ट उसका ज्यादा होगा, है? तो इसको रिड्यूस करने के लिए, यानी कि इसके इफेक्ट रिड्यूस करने के लिए क्रिकेट इस तरीके से हैंड बैकवर्ड और जो है ना पुश करता है, ताकि वो इफेक्ट उसका कम हो, उसका कम हो, ताकि उसको इंजरी ना हो, है ना। तो तरीके से ये इम्पल्स हमारा हो गया, ये हमारा फाइंड करने का फिजिकल क्वांटिटी है। सो नोट डाउन इट। दिस वी डिस्कस न्यूटन्स थर्ड लॉ।